हाय हेलो। सो अनीश है। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ यहीं से डर्कहाइम का मेन रोल स्टार्ट होता है। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। हो क्या रहा था, वो फ्रांस में थे। उस समय का सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। सोसाइटी में बहुत टर्मोइल था। बहुत अपहीवल इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड डर्कहाइम को इस चीज में हल्का सा चिंता सता रहा था कि आखिर, और ये सोच भी था कि इतना टर्मोइल के बाद भी सोसाइटी में क्या चीज है जो सोसाइटी को जोड़ के रखा है। एक तरफ बाकी लोगों को जहां सिर्फ दिख रहा था कि सोसाइटी में मोरालिटी बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, लोग अपने मोरल से पूरी तरह छूट रहे हैं, वहीं पे डर्कहाइम कुछ नया सोच ला लेके आते हैं। और यहां उनका फोकस जाता है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे। वो ही अटेम्प्टेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट इन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्या खोज रहे थे वो? कि इस मॉडर्न सोसाइटी में जहां इतना डिफरेंशिएशन है, हेट्रोजेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, आखिर क्या चीज है जो सोसाइटी को पकड़ के रखा है, एक करके रखा है। और इसका आंसर उनको मिलता है इन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसी पे वो अपना डॉक्टरल थीसिस लिखते हैं, और जिसको आज के दिन में पहला क्लासिक ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। उस समय फ्रांस में एक वाइड स्प्रेड फीलिंग था मॉरल क्राइसिस का। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, मॉरल क्राइसिस, जैसा कि मैंने बताया, मॉरल क्राइसिस का सिचुएशन था। और इस केस में डर्कहाइम ये खोजना चाहते थे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और कैसे चीजों को वापस ठीक किया जा सकता है। पहले वो जाते हैं, दूसरे लोगों के थॉट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्क्स तो बहुत ही पेसिमिस्टिक है डिवीजन ऑफ लेबर को लेके। मगर डर्कहाइम का ऐसा सोच नहीं था। उनको लगता था कि नहीं, अगर हो रहा है तो उसका जरूर कुछ कारण है, कुछ अच्छा कारण है, फंक्शन है। इसलिए उन्होंने मार्क्स के बात को ठुकरा दिया। फिर उन्होंने कॉम्टे का लिखा हुआ देखा, वो भी डिवीजन ऑफ लेबर को ही कॉज बताते हैं डिसऑर्डर का, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कई सारे इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, खासकर हेडोनिस्ट और यूटिलिटेरियनिस्ट सॉरी का जो वर्क है उसको देखा। और मगर वो भी उसको संतुष्ट नहीं किया। उनको नहीं लगता था कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए है क्योंकि ये शायद किसी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, या उसके प्लेजर को फुलफिल करता है, या फिर यूटिलिटी को फुलफिल करता है किसी एक व्यक्ति के। उनको लगता था कुछ बड़ा कारण है। और इसी बैकग्राउंड में वो एक नया सोच देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोरालिटी कम हो गया है, इतना कुछ टर्मोइल हो रहा है सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है कि मोरालिटी खत्म हो गया है। उनको लगता था कि अब शायद कुछ नया मोरालिटी आने वाला है, एक सोसाइटी में एक नया सोच, चीजों को देखने का नया नजरिया, और उसी के बेस पे एक नया मोरालिटी आ रहा है जिसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और हमें उसे समझने की जरूरत है। तो उसके आगे हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डर्कहाइम मानते थे एक सोशल फेनोमेना है। अर्लियर उन्होंने इस चीज को पूरी तरह नकारा कि ये कोई इंडिविजुअल के सोच या इच्छा पे डिपेंड करता है। ये एक सोशल फेनोमेना है, और जरूर इसका कारण भी सोशल होगा। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या समझते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक बड़ा काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, और उस छोटे छोटे काम अलग अलग पर्सन द्वारा किया जाना। ठीक है, जैसे आज के दिन में हम देखते हैं फैक्ट्री में एक बड़ा काम कोई एक व्यक्ति बैठ के पूरा कार नहीं बना रहा है, उसका कोई एक व्यक्ति पार्ट जोड़ रहा है, कोई गेट लगा रहा है, कोई स्क्रू टाइट कर रहा है, और वो बस वही काम कर रहा है। तो ये डिवाइड हो गया पूरा लेबर का अलग अलग छोटे छोटे कामों में, और वो छोटे छोटे काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। डर्कहाइम को ये चीज बिल्कुल नहीं लगता था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे डिवीजन ऑफ लेबर का, कि डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है, सिर्फ ये उनको संतुष्ट नहीं कर रहा था। कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये उसको वो नकार नहीं रहे, हो सकता है ये एक कारण हो, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, फैक्ट्री में ही आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। आप घर में देख लो, घर में भी एक काम हम सब आपस में बांट के करते हैं, एक बड़ा काम छोटे छोटे चीजों में बांट लेते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फेनोमेना नहीं है, ये एक सोशल फेनोमेना है। हमें उसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए को। अब हम देखें कि डर्कहाइम ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसको एक सोशल फैक्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इंडिविजुअल फिनोमेना है नहीं, इंडिविजुअल से परे है, इंडिविजुअल के ऊपर है, और हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है।
अगर आप देखिएगा प्रीवियस सोसाइटी में भी और आज के सोसाइटी में भी। तो देयरफॉर डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट, डरखाइम कहते हैं, एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर भी खुद ब खुद डेवलप हुआ है। और इसके बाद वो एक उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर इसका कॉजल फंक्शनल एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका कॉज क्या है, और इसका कॉज के साथ ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसको प्रूव करेंगे। वो ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, वो एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लेंगे। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव मतलब देखेंगे कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जब सोसाइटी का एवोल्यूशन को वो स्टडी करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में वो डिवीजन ऑफ लेबर का चेंज देखेंगे। वो देखेंगे, हम आगे देखेंगे उनको ये क्या कहते हैं, कि जब शुरुआत में प्रिमिटिव सोसाइटी था तो उस समय मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जब वो अब मैकेनिकल सॉलिडारिटी का बात आएगा और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का बात। सॉलिडारिटी क्या है, एकजुटता। एकजुटता तो पहले जब प्रिमिटिव सोसाइटी था तो पहले जो सॉलिडारिटी था वो मैकेनिकल था, और आज के वो सॉलिडारिटी को वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहते हैं। वो उन्होंने ये अपना टर्म दिया, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी करने के लिए ये दो टर्म दिया। वो कैसे स्टडी करते हैं उसको, वो देखते हैं कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी था तो उस समय प्रिमिटिव सोसाइटी तो सेगमेंटरी नेचर था, लाइफ सिंपल था, और इंडिविजुअल सब सिमिलर एक्टिविटी किया करते थे। स्पेशलाइजेशन नहीं था, सब एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, सब एक मटका बना रहे हैं तो सब सुबह से रात मतलब एक सोसाइटी है, और अगर वो मान लीजिए अपना पालन पोषण अपने को सस्टेन करने के लिए फिशिंग करता है, फिशिंग उसका मेन ऑक्यूपेशन है, तो सुबह सब उठेंगे, सब अपना दिनचर्या का काम करेंगे, सब उठ के फिर फिशिंग पे जाएंगे, सब फिर मिल के उसको काटेंगे, सब मिल के फिर खाना पकाएंगे, सब मिल के फिर खाएंगे, और फिर अपना दिनचर्या खत्म। और यही चीज रिपीट होगा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक ही चीज सब लोग व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर एक्टिविटी, और इसी को वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं, जिसको वो कहते हैं इट इज सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस। वैसे सोसाइटी में क्या खासियत था, वो सोसाइटी बहुत रिलीजियस थी, वेरी फ्यू स्पेशलाइजेशन था, और इन सच सोसाइटी लॉज वर वेरी रिप्रेसिव एंड कंफॉर्मिटी टू द सोशल नॉर्म वाज अ मस्ट। उस सोसाइटी में, एक ट्राइबल सोसाइटी में, एक बहुत कड़क, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था लॉ। आपको उसको मानना ही पड़ेगा, सोसाइटी के लॉ को, उसके ट्राइब विलेज के लॉ को, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा विलेज से। मिनिमम डेविएशन कोई नहीं उस चीज को ठुकराने का हिम्मत करता था। पॉपुलेशन भी बहुत कम था, पॉपुलेशन जो कि मटेरियल डेंसिटी कहते हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन अलग अलग सेगमेंट भी कम था, मतलब जिसको वो मटेरियल डेंसिटी मॉरल डेंसिटी कहते हैं, वो भी लो था, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट मतलब अलग अलग विलेजेस, एक बड़े से तबेला, एक तबेला इधर है, एक तबेला उधर है, तो उनके आपस में इंटरेक्शन भी कम था, तो मॉरल डेंसिटी कम था, रिसोर्सेज कम था, तो मटेरियल डेंसिटी कम था, स्पेशलाइजेशन कम था। ये ओवरऑल सिनेरियो को वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं। मगर समय के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे अब वो इसको एवोल्यूशन को स्टडी करके वो एक्सप्लेन करेंगे कि हो कैसे रहा है, कैसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी यहाँ जो ग्राफ में दिख रहा है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ते जा रहा है, और आज के मॉडर्न सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडारिटी बहुत कम है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डरखाइम का मानना था कि ये जो कॉज है ट्रांजिशन का ना, फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इसके पीछे का कारण है डायनेमिक, दैट इज डायनेमिक डेंसिटी। डायनेमिक डेंसिटी को वो कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल डेंसिटी एंड मॉरल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी हो गया कितने लोग हैं, मॉरल डेंसिटी हो गया उनके बीच में इंटरेक्शन कितना है। जब लोग ज्यादा होंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, डायनेमिक डेंसिटी ज्यादा होगा। तो होता यूं है कि पॉपुलेशन बढ़ता है तो इंटरेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है तो फिर जो मजबूत हैं उनका मोनोपोली हो जाता है, जो कमज़ोर हैं वो कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर का मदद लेकर किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर लेते हैं, ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट घट जाए, और thus वो कंपटीशन में सस्टेन कर पाए। सिंपल सा एग्जांपल, दो शॉप मान लीजिए, एक सब कुछ बेचता है, ज़्यादा बड़ा है, मोनोपोली बना लेता है, तो फिर जो दूसरा दूसरा जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन बना लेता है, कम पैसे में एफिशिएंसी, बेटर कॉस्ट, एंड thus is able to sustain the competition. Durkheim also envisages the
envisages division of labor as functional and enumerates the various function। कहते हैं इनका इसका फंक्शन है और कई सारे फंक्शंस हैं जिसको वो एन्यूमरेट करते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाता है, कंपटीशन पीसफुल हो जाता है और इंटीग्रेशन में मदद करता है। जैसा कि वो यहाँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी में मदद करता है। प्रिमिटिव सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियस था। सब कलेक्टिव कॉन्शियस कहने से मतलब सबका सोच एक डायरेक्शन में था, एक ही चीज सोचते थे। जो डेविएंट था उसको पनिशमेंट मिलता था और वापस वो कॉन्शियस कलेक्टिव को फॉलो करने लगता था। आज के सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, जहां लोग अलग हैं, हेट्रोजेनस है सोसाइटी, यहाँ एक एक ग्रुप एक दूसरे से अलग है, मगर फिर भी लोग एक साथ कैसे हैं? क्यों नहीं लड़ाई हो रहा है, भगदड़ हो रहा है? क्योंकि लोग इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे हद से ज़्यादा। कोई एक व्यक्ति सब काम नहीं कर जानता है और सब स्पेशलाइज्ड है किसी ना किसी चीज़ में, इसीलिए इंटरडिपेंडेंट है और इसीलिए सोसाइटी इंटीग्रेटेड है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बढ़ गया है ऑब्वियसली। अब आप एक कोई व्यक्ति क्या है, सब काम तो कर नहीं रहा है, हर काम के लिए कोई ना कोई व्यक्ति अदर रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसके पास खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है जिसमें वो खुद के लिए सोच सके या फिर एज एन सोसाइटी के लिए कुछ रिसर्च कर सके। अब डिवीजन ऑफ लेबर को डर्कहाइम भी एज अ सोशल फैक्ट देखते हैं और किसी भी सोशल फैक्ट की तरह उनका मानना है डिवीजन ऑफ लेबर का भी पैथोलॉजिकल स्टेट होता है। पैथोलॉजिकल स्टेट होता है और इसके 3 फॉर्म होते हैं: एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, inadequate organization और poorly coordinated division of labor और forced division of labor। नीचे से देखते हैं, फोर्स डिवीजन लेबर अब हो गया जब काम बांटा तो गया मगर जबरदस्ती बांटा गया, जो कि उसके टैलेंट या विल के अनुसार नहीं है, तो रिजल्ट वो निकल के नहीं आता है। इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन, काम बांटा तो गया मगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो प्रॉपर रिजल्ट निकल के नहीं आता है। राइट एक फैक्ट्री में, कार बनाने वाली फैक्ट्री में यदि अलग अलग जो काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। और एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जब सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में है और उस केस में चेंज बहुत रैपिड हो रहा है, जिस कारण डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन तो हो रहा है मगर सोसाइटी का जो मॉरल एक थ्रेड है, मोरालिटी उस चीज़ के साथ फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, तो सोसाइटी में एनमी आ जाता है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नॉर्मलेसनेस आने आ जाता है, लोग नॉर्म को छोड़ने लगते हैं, नॉर्म से नाता टूटने लगता है लोगों का, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती है, लोग डेविएंट हो जाते हैं और इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो कल्चर ट्रेडिशन, जैसे आज हम देख सकते हैं, हमारा जो कल्चर है, आज का यूथ हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके खिलाफ जाने में 1 मिनट नहीं सोचता है और उसको बैनिश करने में कोई दिक्कत नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि एक नॉर्मलेसनेस का सिचुएशन है। मगर इससे सोसाइटी में किसी का भला नहीं होता है, सोसाइटी अंत में टूटता ही है, क्योंकि हाँ कौन चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। और उस केस में डर्कहाइम का जैसा कहते हैं, एक ही तरीका है इस चीज़ को वापस लाने का कि हम एक कोड ऑफ एथिक्स को एम्फोसाइज करें एक सोसाइटी के रूप में, खासकर ऑक्यूपेशनल एरिया में जहाँ व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय बिताता है और जहाँ कोड ऑफ एथिक्स एनफोर्स किया जा सकता है। यही चीज़ वो यहाँ भी रिपीट करते हैं कि एक जो एनिमी स्टेट है, जो नॉर्मलेसनेस वाले स्टेट है, उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बड़े लेवल पे कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट बनाएं, जहाँ हर एक डिवीजन ऑफ लेबर जो किया गया है उसको ऑक्यूपेशंस के थ्रू उसमें कोड ऑफ एथिक्स एनफोर्स किया जाए, ताकि उस चीज़ को जो एनिमी है उसको हैंडल कर सके, नॉर्मलेसनेस से उसको हटा सके। अब किसी भी और जगह की तरह, किसी भी और टॉपिक की तरह यहाँ भी उस डर्कहाइम को क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि एक पूरी तरह टॉप डाउन थ्योरी है, यहाँ इंडिविजुअल का खुद का साइकोलॉजी को पूरा इग्नोर कर दिया गया है ये थ्योरी देने के दौरान। इकोनॉमिक फैक्टर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, इकोनॉमिक फैक्टर को कोई खास इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया है।
जो कि आज के दिन में वो होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ एक कंपैरिजन है डर्कहाइम और मार्क्स के बीच में। मार्क्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, डर्कहाइम हमेशा फंक्शनल की बात करते हैं, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में दोनों दोनों व्यक्ति बात करते हैं, मगर एक तरफ both Durkheim and Marx make a clear distinction between division of labor in simple society and complex industrial society and acknowledge that division of labor is inevitable। दोनों का मानना है कि डिवीजन ऑफ लेबर जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगा आगे वो होना ही है डिवीजन ऑफ लेबर। मगर एक तरफ मार्क्स जो डिवीजन ऑफ लेबर के खिलाफ रहते हैं और वो मानते हैं कि ये सिर्फ कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट के लिए करवा रहे हैं। डर्कहाइम मानते हैं कि ये ज़रूरी है और समय के साथ सोसाइटी को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर को जरूरी समझते हैं जबकि मार्क्स नहीं। डर्कहाइम को लगता है कि इससे सोसाइटी में और एकजुटता आएगा, मार्क्स को लगता है इससे हमारा लाइफ और बर्बाद हो रहा है, हम और एलियनेट होते जा रहे हैं अपने फीलिंग से और आसपास के लोगों से, अपने चीज़ों से। सॉल्यूशन, मार्क्स कहते हैं एक रेडिकल सॉल्यूशन देते हैं, रेवोल्यूशन लाओ, सोशलिस्ट स्टेट को जन्म दो और फिर उससे किसी एक व्यक्ति के पास कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, वेल्थ सबके पास रहेगा। डर्कहाइम तरीका बताते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स को एनफोर्स करो, ऑक्यूपेशंस में खासकर, ये एक तरीका है। ओके ठीक है, अब हम अगले में सुसाइड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।